नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज। बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। राज्यपाल के अभिभाषण पर लग सकती है मुहर। 10% क्षैतिज आरक्षण पर भी हो सकता है फैसला। 13 मार्च से शुरू हो रहा है धामी सरकार का बजट सत्र। बड़ी जानकारी, इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पर लग सकता है मुहर। तो आज अहम बैठक है और इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे भी चर्चा हो सकती है और कई प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। अभिभाषण पर भी चर्चा हो सकती है और 13 मार्च से जो है धामी सरकार का बजट सत्र शुरू हो रहा है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पास हो सकते हैं, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। उत्तराखंड सरकार आज कई प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। कैबिनेट बैठक आज है, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर लग सकती है मुहर। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड से आपके साथ। तेरह मार्च से शुरू हो रहा है धामी सरकार का बजट सत्र। तो बता रहे हैं आपको, उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज है और 13 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ जानकारी दे दें कि कैबिनेट बैठक जो है काफ़ी अहम मानी जा रही है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है और कुछ ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू हो सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण पे भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से कि राज्यपाल के अभिभाषण पे और कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है इस कैबिनेट बैठक में। तो कुछ ही देर का वो वक्त है जबकि कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएंगे। 13 मार्च से सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर ये कैबिनेट बैठक की जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, पास किया जा सकता है और इसी के साथ राज्यपाल का अभिभाषण का भी जो भी अभिभाषण है उस पर भी मुहर लग सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी देखिए, आज अहम बैठक है और ये बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो सकती है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। सचिवालय में कैबिनेट बैठक हो रही है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और आज कई अहम प्रस्तावों पर यहाँ पर मोहर लग सकती है, जिसमें सीधे तौर पर जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जो बजट सत्र के दौरान यहाँ पर राज्यपाल की तरफ से पढ़ा जाएगा, उस बजट के अभिभाषण को यहाँ पर कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकता है। उसको लेकर बातचीत वहाँ पर होगी, क्या कुछ विषय होंगे उसमें, जो सरकार की उपलब्धियाँ होंगी, जो योजना होंगी, किस प्रकार से उसको रेखांकित किया जाएगा ताकि राज्य की जनता को उन सब योजनाओं का लाभ मिल सके और एक उसकी जानकारी उसके पहले वहां पर जनता तक पहुंच सके। उसको लेकर आज यहां पर इस अभिभाषण को मंजूरी मिल सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिनकी जो नीतियां बनाई गई है, चाहे आपके पर्यटन की नीति हो, सौर ऊर्जा की नई नीति हो या फिर दूसरे विभाग की जो नीतियां, उन नीतियों पर यहाँ पर मंथन चलेगा। उसको कैबिनेट उस पर अपनी मोहर लगा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो योजना है, उन योजनाओं पर आज कैबिनेट की तरफ से अहम निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो समझा जा सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक बजट सत्र से पहले की काफी अहम बैठक है कि सरकार क्या कुछ इस बार बजट सत्र में लाएगी और किस तरीके से जनता को लाभान्वित करने का काम करेगी। जी, इनमें कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं जिस पे मुहर लगने की जानकारी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि जो राज्य सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में जो आहूत होगा, 13 मार्च से बजट सत्र आहूत होगा, उसमें राज्यपाल का अभिभाषण को मंजूरी मिलेगी। इसके अलावा जो विभागों की सेवा नियमावली हैं जिनमें संशोधन किए जाने हैं, साथ ही शिक्षा विभाग की जो है महत्वपूर्ण जो योजनाएँ हैं जिसका लाभ राज्य के युवा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में एनएम भर्ती से लेकर जो दूसरी इस समय वैकेंसियाँ आएंगी, जो रिक्त पदों की जो वैकेंसियाँ है उस पर किस प्रकार से भर्तियाँ की जा सकती है, क्योंकि चारधाम यात्रा सरकार के सामने है। ऐसे में उस चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैल सके, कोई वहाँ पर जो यात्री आ रहा है उसे असुविधा का सामना ना वहाँ पर करना पड़े। तो उसके लिए स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो काफ़ी मजबूत यहाँ पर होते सुदृढ़ हो सके। उसके लिए विभाग में जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को ज़्यादा से ज़्यादा भरने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसको लेकर आज कैबिनेट में निर्णय भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन विभाग के जो इस समय महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उन लोगों के लिए जो मुआवजा की जो नीति है, उस नीति पर आज इस कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है, क्योंकि
सावन यात्रा से पहले जो प्रभावित हैं उनको किसी भी तरीके से मुआवजा देना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि उन लोगों की आर्थिकी जो प्रभावित हुई है, उनके जो जीवन यापन जो प्रभावित हुआ उसको वापस पटरी पर लाया जा सके। तो उसको लेकर भी आज इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है और अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी तो सीधे तौर में समझा जा सकता है कि 2 से 3 घंटे तक की बैठक यहाँ पर कम से कम ये कैबिनेट बैठक यहाँ पर चलेगी और उसके बाद कैबिनेट बैठक कई अहम जो बिंदु हैं, जो निर्णय, उन पर अपनी मोहर लगाएगी। जी अभी बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर, रोडवेज कर्मियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया। परिवहन निगम की बैठक में 5 प्रस्ताव पर लगी मुहर। कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा हुआ 10 लाख। BS6 मॉडल की 40 नई बसें भी खरीदेगा निगम। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कर्मियों का महंगा भत्ता 4% बढ़ाया गया। BS6 मॉडल की 40 नई बसें भी खरीदेगा निगम। बड़ी जानकारी, परिवहन निगम की बैठक में 5 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। रोडवेज कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सीएम धामी ने दिया है। कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया और BS6 मॉडल की 40 नई बसें भी खरीदेगा निगम। परिवहन निगम की बैठक में 5 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अभी कैंसुलर जुड़े हैं। अभी देखिए, एक और बड़ा मुहर जो है लग चुका है और कई कर्मियों को जो है सीएम धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, परिवहन विभाग की 5वीं बोर्ड बैठक थी जिसमें 5 बड़े निर्णय इस बोर्ड बैठक में यहाँ पर ले गए कर्मचारियों से जुड़े हुए। सबसे बड़ी बात है कि जो परिवहन निगम के रोडवेज के जो कर्मचारी थे उनका जो महंगाई भत्ता पूर्व में 34% मिला करता था, उसमें 4% की और बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। अब रोडवेज के कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। जो चालक परिचालक हैं उनका जो दुर्घटना जो बीमा होता है, उस दुर्घटना बीमा को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया। उनका 10 लाख रुपए, अब ये कह सकते हैं कि दुर्घटना बीमा यहाँ पर किया जाएगा और ये जो नियमित जो कर्मचारी है उनको इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा विभाग में पूर्व में जो बसें खरीदने के लिए जो MOU साइन किए गए थे उसके तहत 60 बसें पूर्व में खरीदने के लिए सिग्नेचर किए गए थे और अब 40 नई और बसें BS6 की जो विभाग है, परिवहन विभाग, वो यहाँ पर खरीदने जा रहा है ताकि पर्यावरण को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो और इकोलॉजी बनी रहे। उसके लेकर जो पर्यावरण के जो नियम है उन सभी मानकों को देखते हुए BS6 की जो बसें, उन बसों को खरीदने का काम यहाँ पर परिवहन विभाग करेगा ताकि ये बसें जो बड़े रूट हैं उन रूटों के साथ साथ जो पहाड़ के जो महत्वपूर्ण जो रूट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवागमन के लिए बसों का संचालन होता है, उन बसों, उन जगहों पर, उन रूटों पर इस BS6 की बसों को यहाँ पर संचालित करने का काम रोडवेज की तरफ से किया जाएगा ताकि विभाग की आर्थिकी भी मजबूत हो और जो जनता है उस जनता को यात्रा के लिए या व्यवस्था के लिए और बेहतर विकल्प यहाँ पर मिल सके। जी, और क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, क्योंकि देखिए कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ाया गया है। ये कह सकते हैं कि अभी भी रोडवेज की जो कर्मचारियों की जो मांगे थी वो आज की इस जो बोर्ड बैठक थी उसकी बोर्ड बैठक में 2 मांगों पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। उन 2 मांगों को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से महंगाई भत्ते को यहाँ पर बढ़ाने का काम विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया, बोर्ड बैठक में उसको पास किया गया। जो रोडवेज के जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उनका जो दुर्घटना का जो बीमा था उसको बढ़ाने का काम किया गया, तो उससे ये कह सकते हैं कि रोडवेज के कई कर्मचारी यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं और ये उनके लिए एक बड़ी सौगात के रूप में यहाँ पर समझा जा सकता है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जिस प्रकार से कर्मचारियों की मांगे थी कि जो उनकी मांगे है उसको यहाँ पर विभाग की तरफ से पूर्ण कर लिया जाए, तो उस पर यह कहा जा सकता है कि लगभग 70% मांगों को इस समय विभाग की तरफ से कर्मचारियों की मान लिया गया। उस पर ज़्यादातर मांगों शासनादेश यहाँ पर हो चुके हैं और जो बाकी जो मांगे बची हुई है उस पर भी विभाग अपनी विधिक राय लेने का काम यहाँ पर कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार से चारधाम यात्रा के दौरान रोडवेज की जो व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए, यात्रियों को लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व परिवहन विभाग को यहाँ पर प्राप्त हो सके। जी अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश एम्स से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एम्स अस्पताल में हेली एम्बुलेंस सेवा होगी शुरू। अप्रैल महीने से शुरू होगी हेली
एम्बुलेंस सेवा, केंद्रीय मंत्रालय ने निजी कंपनी से किया है करार। ऋषिकेश एम्स से जुड़ी बड़ी जानकारी। एम्स अस्पताल में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। अप्रैल से यह सेवा शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रालय ने निजी कंपनी से किया है करार। बड़ी जानकारी, अप्रैल से शुरू होगी हेली एम्बुलेंस सेवा। ऋषिकेश एम्स से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय ने किया निजी कंपनी से करार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एम्स ऋषिकेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब हेली एम्बुलेंस सेवा भी शुरू होगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय ने निजी कंपनी से करार किया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, अप्रैल से ये सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एम्स अस्पताल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अप्रैल महीने से ये सेवाएं शुरू हो जाएगी। हेली एम्बुलेंस की सेवा जो है एम्स ऋषिकेश में शुरू होगी और केंद्रीय मंत्रालय ने निजी कंपनी से किया है करार। बड़ी खबर इस वक्त ऋषिकेश एम्स से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंसर जुड़ गए हैं। अभी देखिए, बहुत बड़ी पहल है कि ऋषिकेश एम्स में जो है हेली एम्बुलेंस शुरू होगा। क्या जानकारी है इसको लेके? लगता है तकनीकी खामियों की वजह से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया उनसे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश एम्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से हेली एम्बुलेंस की सेवाएं जो शुरू होगी। अभी कैंसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का मामले पर कोर्ट सख्त। उद्यान के निदेशक को कोर्ट ने पेश होने के दिए निर्देश। स्थलीय निरीक्षण करने के भी दिए गए निर्देश। पौधे के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी करने का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी, मामले पर कोर्ट सख्त है। पौधों के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी गमन किया गया है। इसका पूरा मामला आपको बता रहे हैं। उद्यान के निदेशक को कोर्ट ने पेश होने के निर्देश दिए हैं। निदेशक को पेश होने के उद्देश्य दिए हैं उद्यान के। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण करने के भी दिए गए हैं निर्देश। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पौधे के नाम पर करोड़ों की गड़बड़ी करने का है पूरा मामला। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से राज्य उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला सामने आया है। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मामले पर कोर्ट सख्त है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देहरादून में राज्य सरकार ने विभाग से रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। आगामी वित्तीय वर्ष से रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी विभागों को एक हफ्ते में ब्यौरा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें, लोक सेवा आयोग की तरफ से लौटाए गए प्रस्तावों को फीप से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पदों की भर्ती को प्रदेश के युवाओं के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर संविदा एवं बेरोजगार स्टाफ नर्स महासंघ आज सचिवालय का घेराव करेगा। नर्सिंग पदों की भर्ती में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन होगा। प्रदेश में 12 सालों के बाद नर्सिंग पदों पर सीधी भर्ती हुई है। सरकार ने वर्षवार भर्ती करने का फैसला लेकर नियमावली में संशोधन कर शासनादेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 1564 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें नियुक्ति पाने के लिए बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर आवेदन किए हैं। देहरादून में टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर विस में दुर्गम इलाकों में सड़कें जुड़ेंगी। इसकी
स्वीकृति कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के प्रयासों से मिल गई है, जिसके लिए शासन ने 18 किलोमीटर सड़क और 2 पैदल पुलों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति दे दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके लिए मंत्री का आभार जताया। तो देहरादून में टिहरी जनपद के नरेंद्रनगर विस में दुर्गम इलाकों से सड़कें जोड़ी जाएंगी। इसके स्वीकृति कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के प्रयासों से मिल गई है, जिसके लिए शासन ने 18 किलोमीटर सड़क और 2 पैदल पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत का मॉडल देहरादून में बनने वाले अन्य धाम में भी लगेगा। इसे लेकर जल्द ही विभागीय अधिकारियों की एक टीम कोची दौरा करेगी और भारतीय सेना के अधिकारियों से बातचीत कर उसका मॉडल बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में देहरादून स्थित पुरकुल गांव में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जो कि युवाओं में देशभक्ति का भाव पैदा करेगी। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि सैन्य धाम में INS विक्रांत का मॉडल लगाने युवाओं को नौसेना के गौरव का पता लग पाएगा। क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनकी परिकल्पना से जो हमारी सरकार का, धामी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, सैन्य धाम उत्तराखंड में बन रहा है। कैसे इसको भविष्य रूप दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, इसके लिए मैं INS विक्रांत पर पर्सनली जाकर मैंने INS विक्रांत को देखा, उनके वहाँ के अधिकारियों से बात की। और उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि अभी से ही यात्रा को लेकर शुभ संकेत मिलने लगे हैं और यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक GMVN के गेस्ट हाउस में 2,78,08,79 रुपए की बुकिंग एडवांस हो चुकी है, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए अभी तक 1,44,000 से ज्यादा यात्रियों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि धामों की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से यात्रियों की संख्या इस बार तय की गई है और उसी के मुताबिक यात्रा का संचालन भी होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि GNVN गेस्ट हाउसों में दिनांक 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक 2,78,08,979 रुपए की धनराशि की हमारी बुकिंग हो चुकी है, तो ये बड़ा शुभ संकेत है। और दिनांक 18 फरवरी से प्रारंभ हुए यात्रियों का पंजीकरण जो है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ में हुआ है, 1,44,462 यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं। पंजीकरण बहुत आवश्यक होता है, इससे यात्रियों का पता रहता है, कोई हादसा हो जाता है तो हमें पता रहता है कि यात्री कहाँ के थे और उनकी सूचना हमारे पास होती है। और मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मंडावली गांव में दिल दहलाने वाली सड़क दुर्घटना हुई, जिसका वीडियो नजदीक में मोबाइल शॉप में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। दरअसल सुबह के वक्त मंडावली गांव में एक युवती छोटी सी बच्ची के साथ सड़क पार कर रही थी। जैसे ही दोनों हाईवे पर स्थित क्रॉसिंग के बीच पहुंची तो दिल्ली से हरिद्वार की ओर आ रही दिल्ली नंबर की कार प्लेट ने युवती सहित छोटी बच्ची को टक्कर मार दी और कार डिवाइडर पर चढ़ गई। फिलहाल घायल युवती और बच्ची का ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और पिथौरागढ़ की तहसील तेजम में खनन का काम पिछले 5 सालों से चल रहा है, जिसमें बागेश्वर की कंपनी खड़िया खनन का काम कर रही है। उन्होंने क्षेत्र के कुछ युवाओं पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मुझे मेरे कमरे पर आकर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके लिए इन्होंने थाना नाचनी में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की है। जिला बागेश्वर का स्थायी निवासी हूँ और यहाँ पिथौरागढ़ जिले के नाचनी बजेता गांव में JD मिनरल्स सोप स्टोन खड़िया खनन का जो है कार्य करता हूँ। मैं विगत
5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। कल जो है बागेश्वर से आने के बाद जैसे ही मैं बांसबगड़ पहुँचा था, बांसबगड़ में कुछ अराजक तत्व जिसमें से अर्जुन सिंह आदि लोगों ने जो है शराब पी के गाड़ी का रोकना और घेराव किया, जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका मैं आज नाचनी थाने में FIR दर्ज करने पहुँचा हूँ। आगे की कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा होगी, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।